वेलकम टू माय चैम्पियंस। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आज जो पेपर लगा है दिसंबर 2024 का इग्नू एग्ज़ाम BEVAE 181 का। ठीक है, 50 नंबर का पेपर था। टाइम इसमें 2 घंटे मिला था और अपन जानते हैं सारे 18 नंबर चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, अगर पहली बार आए हो ना चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्लस गेस्ट पेपर। ठीक है, एक बार चैनल को जरूर विजिट करना। पहला सवाल देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा सतत विकास लक्ष्यों में नहीं है? उसमें ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा, सभ्य काम और आर्थिक वृद्धि नहीं है। ठीक है, तो ये सतत विकास के लक्ष्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा मानव संशोधित पर्यावरण यानी कि ऐसा पर्यावरण जिसमें इंसान ने थोड़ा बहुत इंटरफेयर यानी कि हस्तक्षेप किया है? तो बागान इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस व्यक्ति ने कहा सतत विकास शब्द एक विरोधाभास है? यानी कि देखो, एक तरफ विकास भी करना है, दूसरी तरफ पर्यावरण को बचाना भी है, दोनों काम साथ साथ नहीं हो सकते। दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो ये हरमन डेली ने कहा था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा एक जैविक घटक है? जैविक घटक है, ठीक है, तो मृतपोषी। दोस्तों जैविक घटक क्या होते हैं, जिसको बायोटा कंपोनेंट भी कहते हैं, कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो जीवित चीज़ें होती हैं उनको जैविक घटक कहते हैं। तो मृतपोषी जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, वो इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना आपको। ये सभी पारिस्थितिक तंत्रों की एक अच्छी तरह से परिभाषित सीमाएं हैं। दोस्तों कोई भी परिभाषित सीमाएं नहीं होती हैं किसी भी इकोसिस्टम की। पहला गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट, पारिस्थितिक तंत्र आकार और जटिलता में भारी अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि अगर कोई पारिस्थितिक तंत्र छोटा भी है ना और काफ़ी सारे जानवर हैं, ठीक है, उसके अंदर, तो उसका आकार भी छोटा है और उसकी जटिलता भी उसको महत्व प्रदान करती है। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। एक पारिस्थितिक तंत्र जिसमें स्वपोषी और विषमपोषी होते हैं, लेकिन कोई भी घटक स्वयं समाहित नहीं हो सकता। दोस्तों अपघटक भी होते हैं, सभी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो ये थर्ड ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। पारिस्थितिक तंत्र आत्मनिर्भर है, वो डिपेंडेंट होता है क्योंकि वे बाहरी अनुमानों से अछूते हैं। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है पारिस्थितिक तंत्र के। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा उच्च मांस भक्षी है? यानी कि एक फूड चेन में, आहार श्रृंखला में सबसे टॉप पे कौन आता है? गिद्ध आता है। ठीक है, गिद्ध सबको खा सकता है, राइट, गिद्ध या चील। तीसरा सही था इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, जैवमंडल में यानी कि बायोस्फीयर में जहाँ पर जीवन पाया जाता है, प्रमुख सल्फर का भंडार है, यानी कि सल्फर जो है वो कहाँ पर मिलती है? सेडिमेंट्स में मिलती है, अवसाद में। यानी कि मान लो जो नदी है अपने साथ में कचरा बहा के लाती है ना, जो अवसाद ही कहलाता है वो। तो ऑप्शन नंबर 4 था, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे दोस्तों आपको प्लांट की स्पीसीज दे रखी हैं, पेड़ों की प्रजातियों के नाम है हेमलॉक और मैपल। ये पेड़ कौन से जंगलों के अंदर पाए जाते हैं? तो ये शीतोष्ण सदाबहार वन में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में तीसरा ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 9, थार मरुस्थल में कौन से जानवर कैलोटिस और यूरोमेस्टिक्स परभक्षी होते हैं? दोस्तों एक्चुअली क्वेश्चन बनाया तो सही है, लेकिन इसके सारे ही ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, सारे ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन देखो आप, ये 2 जानवर है यहाँ पे, कैलोटिस और यूरोमेस्टिक्स। मतलब आपको बताना कि ये किसकी प्रजातियां हैं, क्या है, ये कौन से जानवर है? तो पहला है मरुस्थलीय सांप, नहीं है दोस्तों। मरुस्थलीय टिड्डी भी नहीं है, मरुस्थलीय पतंगे भी नहीं है, और मरुस्थलीय जरबिल भी नहीं है। जरबिल कौन से जानवर होते हैं? जो कि गड्ढा खोदते हैं, बिल खोदते हैं। ठीक है, जैसे कि चूहे, छछुंदर, ये सब जरबिल होते हैं, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों जो कैलोटिस और यूरोमेस्टिक्स जो परभक्षी यानी कि दूसरों जीवों को खाने वाले, ये दोस्तों रेगिस्तान में पाए जाने वाले लिजार्ड होती है, यानी कि बड़ी छिपकलियाँ होती है। तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें सारे ऑप्शन है बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब इग्नू यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी क्वेश्चन नंबर 9 का क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, वे जीव जो जड़ वाले पौधों के तनों और जड़ों से जुड़े रहते हैं, मतलब किसी भी, अगर मैराइन जलीय पारितंत्र में हम बात करें तो कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो किसी भी पौधे से चिपके रहते हैं, उनको पेरीफाइटन या परिपादप कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा इसका। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, सरित मृदुजल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों सरित मृदुजल क्या होता है कि मतलब लगातार पानी बहता रहे और उसका मीठा भी पानी हो। तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका सही था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि जिसको वापस से नहीं बनाया जा सकता है, जो कि लिमिटेड मात्रा में ही पृथ्वी पर उपलब्ध होता है? तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही था, खनिज जमाव यानी मिनरल डिपॉजिट, यानी कि किसी जगह पर तांबा है, यूरेनियम है, राइट, लोहा है, तो भाई वो एक बार ही तो बना है, राइट। अगर उसको अपन खोद करके निकाल लेंगे खनन क्रिया के द्वारा,
बाद में थोड़ी वहाँ पे तांबा और लोहा आ जाएगा, राइट, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 में दूसरा ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 13, किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ और उर्वरता कम होती है, यानी कि उसके अंदर फर्टिलिटी है वो कम होती है, पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं, तो मरुस्थलीय मिट्टी है, इसका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 14, ये सबको आता है दोस्तों, बताया भी था। समुद्री जल की औसत लवणता, लवणता मतलब किसी भी पानी के अंदर अगर सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये सब पाया जाता है उसको लवणता कहते हैं, सैलिनिटी इसको इंग्लिश में कहते हैं, 3.5%, इसका सही आंसर था। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15, बीहड़ भूमि किस कारण से बनती है। दोस्तों आप कभी मध्य प्रदेश के अंदर भिंड मुरैना ग्वालियर की साइड जाके आना, ठीक है, वहाँ पर चंबल नदी बहती है, और चंबल नदी जिस इलाकों से होकर बहती है दोस्तों, वहाँ पर बहुत गहरे गड्ढे गड्ढे बन गए हैं। आपने पान सिंह तोमर मूवी देखी होगी ना, जहाँ पर दोस्तों जो डकैत बागी लोग छिपा करते थे, राइट, तो गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं किसी ज़मीन में, और ये मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही था इसमें। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा क्षेत्र विश्व की 50% से अधिक पौधों की प्रजातियों को आच्छादित करता है, यानी कि आपसे पूछा है कि दुनिया में ऐसे कौन से जंगल हैं जहाँ पर पेड़ों की सबसे ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती है 50% से भी अबव, ठीक है, तो इसमें है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप वन में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन थे, जैसे कि जंगल का क्या काम नहीं है, मृदा निर्माण, सॉइल फॉर्मेशन होती रहती है ना, पत्ते गिरते हैं, पेड़ है सूख करके गिर जाता है, फिर हजारों सालों में उसकी मिट्टी बन जाती है, जल संरक्षण भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पुनर्जनन, इसका क्या मतलब है, रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब है दोस्त कि कार्बन को इकट्ठा करना एक जगह, तो बिल्कुल करते हैं जंगल। और 4th ऑप्शन है इसमें जलवायु की मध्यता, दोस्तों ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसमें ये भूमिका नहीं है वनों की। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में पारिस्थितिकीय और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वन के अंतर्गत क्षेत्र का ये खाली स्थान भरना था, प्रतिशत होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा, 33% फॉरेस्ट कवर होने चाहिए भारत में, तभी तो जरूरतें पूरी होंगी। क्वेश्चन नंबर 19, बही स्थल संरक्षण तकनीक, यानी कि XC2 कंजर्वेशन टेक्निक के बारे में पूछा कि निम्न में कौन सी विधि आनुवांशिक बीमा प्रदान करती है। दोस्तों पहले तो बहिस्थल संरक्षण का तकनीक का मतलब समझो कि ऐसी तकनीक जिसमें किसी पेड़ पौधे को, किसी बीज को, ठीक है, या फिर किसी जानवर को उसके आवास स्थल से उठा करके कहीं दूसरी जगह उसको संरक्षित किया जाए, जैसे कि शेरों को, बाघ को, तेंदुए को, चीते को अगर उठा करके मान लो चिड़ियाघर के अंदर लेके आ गए तो उनकी संख्या को हम बढ़ा सकते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बही स्थल संरक्षण ये विधि है, बीज बैंक में काम आती है, वहाँ पर दुर्लभ जो पौधों के बीज है, सीड है, वो रखते हैं। तो 19 में ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, आक्रामक प्रजाति यानी कि एलियन स्पीसीज जो त्वचा एलर्जी का कारण होते हैं, कांग्रेस घास, इसका सही ऑप्शन था दोस्तों। आक्रामक प्रजाति क्या होता है, जो कि बहुत तेजी के साथ में फैलते हैं और दूसरे जगह की ये प्रजातियाँ होती है, जैसे कि दूसरे देश से कोई पौधा लेके आ गई, वो बहुत जंगली तरीके से फैल जाएगी और पेड़ पौधों को नष्ट कर देगी आसपास के, तो कांग्रेस घास इसका सही था, स्किन एलर्जी होता है इससे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में कौन सा भारत का प्रथम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि नीलगिरी 1986 में भारत सरकार ने नीलगिरी को प्रथम जीवमंडल घोषित किया था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आ रहा है ना समझ दोस्तों, आपको एक्सप्लेनेशन अगर समझ में आ रहा है, अगर थोड़ा बहुत भी आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, तो कमेंट करके जाना कितने नंबर बन रहे हैं एंड में, वो भी आप बताना, ठीक है। अच्छे बन रहे हैं तो खुद को थैंक्स बोलना, और अगर थोड़े नंबर कम भी बन रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम या कोई बात नहीं कहकर अपने आप को अप्रिशिएट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में कौन सा नाजुक आवास के रूप में मान्य नहीं है। दोस्तों नाजुक आवास का मतलब कि अगर इंसान उससे छेड़छाड़ करेगा तो वो पारिस्थितिक तंत्र खत्म हो जाएगा, जैसे कि मूंगे की चट्टानें हैं जो आप टेलीविजन के अंदर देखते हो, रंग बिरंगी जो चट्टानें होते हैं, समुद्री द्वीप, पर्वतीय उच्च का मतलब है यहाँ पे पहाड़ के जो शिखर होते हैं, जैसे कि हिमालय का जो टॉप है ना, वो वहाँ पर बहुत ही संवेदनशील, बहुत नाजुक इलाका होता है, उसके एनवायरनमेंट को अगर छेड़छाड़ करेंगे तो वहाँ पर दोस्तों व्यवस्था बिगड़ जाएंगी। तो पर्णपाती वन है, ये नाजुक आवास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 में पहला ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक यानी बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, इसकी परिभाषा क्या है कि ऐसे प्रदूषक जो कि प्रकृति में समय के साथ में सड़ गल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जैसे कि कागज, इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में तीसरा ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में कौन सा मुख्य रूप से घरेलू प्रदूषक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि स्मोकिंग से, ठीक है, गाड़ियों के जो साइलेंसर होते हैं वहाँ से, और अपन कोई तेल वगैरह जलाते हैं, ठीक है,
उससे भी फॉर्मेल्डिहाइड निकलता है, वो घरेलू प्रदूषक होता है। ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 25 में निम्न में कौन सा प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट है? यानी कि दोस्तों आपको पूछा है कि मान लो जैसे कि ऑक्सीजन, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? O2। O2 के अंदर एक ऑक्सीजन का परमाणु जुड़ते ही O3 हो जाता है, तो ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीकरण का जुड़ना। तो ओजोन में 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जुड़ते हैं ना, तभी तो ओजोन बनता है। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 26, कीचड़ गैस में मुख्यतः कौन सी गैस शामिल होती है? मीथेन। ये तो सबको आता है, पहला ऑप्शन सही था। हॉट स्पॉट खालिस्तान क्षेत्र है। ठीक है, हॉट स्पॉट जहाँ पे जंतु जानवरों और पेड़ पौधों की दुर्लभ प्रजातियों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है, हॉट स्पॉट या तप्त स्थल कहलाते हैं। भारत में 4 सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 27 में हो जाएगा, उच्च स्थानिकवाद के क्षेत्र है। स्थानिकवाद का क्या मतलब होता है? जैसे कि भारत में नीम का जो पेड़ है ना, वो स्थानिक पेड़ है, यानी कि भारत में लाखों करोड़ों सालों से नीम का जो पौधा है वो फलता फूलता आया है। तो हॉट स्पॉट ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर कुछ ऐसे जानवर और कुछ ऐसे पेड़ पौधे जो कि आपको दिख जाएंगे बहुत पुराने से, जो पुराने सालों तक से लगे हुए हैं। उच्च स्थानिकवाद का ये मतलब है। क्वेश्चन नंबर 28, एक बहुविविधता क्षेत्र वाले देश भारत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं यानी कि गलत ऑप्शन पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में ऑप्शन नंबर 3 सही था। भारत में 12 जैव भौगोलिक क्षेत्र है। दोस्तों 12 थोड़ी हैं, 10 है ना। 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र, जैसे कि आपको मैं बताऊं, हिमालय, पार हिमालय, अर्ध शुष्क क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, रेगिस्तान, ये सब 10 जैव भौगोलिक है, ना कि 12। तो हमसे गलत कथन पूछा गया था, तो गलत यही है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में कौन सा जैव विविधता का गैर उपयोग मूल्य है? दोस्तों एक तो होता है उपयोगी मूल्य, एक होता है गैर उपयोगी मूल्य। अब जैसे कि जंगल से लकड़ी काट के ला रहे हो आप, ठीक है, वो तो हो गया उपयोग मूल्य या प्रत्यक्ष उपयोग मूल्य कहेंगे। गैर उपयोग मूल्य का मतलब है कि अपन सीधा सीधा जंगलों का इस्तेमाल, प्रकृति का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें गैर उपयोग मूल्य बहुत सारे ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ठीक था, सौंदर्य संबंधी मूल्य। इसका मतलब है एस्थेटिक वैल्यू प्रोवाइड कराती है बायोडाइवर्सिटी। कहने का मतलब है जंगल के अंदर घूमने गए तो अपने को सुंदर फल फूल पक्षी वगैरह जानवर दिखते हैं ना, तो हमें सुंदरता का अनुभव होता है। 29 में पहला सही था। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में किसकी भारत में आनुवांशिक विविधता अधिक है? दोस्तों आनुवांशिक विविधता यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, सब लोग जानते हैं। किसी भी प्रजाति के अगर जो जीन होते हैं उसमें परिवर्तन जब आ जाता है, तो एक ही प्रजाति में जीनों में परिवर्तन के कारण वो जो विविधता होती है आनुवांशिक विविधता कहलाती है। जैसे कि आम है दोस्तों, मार्केट में आम तरह तरह वैरायटी के देखते हो ना गर्मियों के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है। इसमें भारत में आमों की आनुवांशिक विविधता सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 31, एक बायोमास गैसीफायर परिवर्तित करता है। दोस्तों बायोमास गैसीफायर एक मशीन होता है, बड़ा सा एक टैंक होता है जिसके अंदर अपन सड़े गले जो पत्तियाँ वगैरह, गोबर वगैरह डालते हैं। ठीक है, वो सॉलिड तो होता है, ठोस होता है ना, ठोस ईंधन, उसको उसमें फिर मीथेन गैस उसको निकालते हैं अपन, तो ठोस ईंधन को गैसीय ईंधन में कन्वर्ट करता है बायोमास गैसीफायर। तो दूसरा ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में कौन से स्रोत से फोटोवोल्टिक सेल द्वारा ऊर्जा अपक्षित होती है? यानी कि फोटोवोल्टिक सेल क्या होता है? जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल्स रिएक्शंस के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल अभिक्रियाओं के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, बिजली मिलती है फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा। तो दोस्तों इस 32 में पहला ऑप्शन सही था, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में कौन सा क्षेत्र भारत में अधिकतम तेल का उत्पादक है? ये बॉम्बे हाई फील्ड इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में कौन सी अपशिष्ट न्यूनीकरण विधि नहीं है? भूमिभरण यानी कि मान लो अपशिष्ट न्यूनीकरण का क्या मतलब है? आपके पास में 100 किलो कचरा है, ठीक है, और उसको कम करना है। देखो जला दोगे तो 10-20 किलो कम हो जाएगा ना, तो वो अपशिष्ट न्यूनीकरण हो जाएगा। लेकिन मान लो 100 किलो कचरे को ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद करके दबा दिया तो कचरा कम थोड़ी हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसमें आएगा क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में कौन सा अपशिष्ट का रासायनिक उपचार नहीं है? आपके पास में कचरा है दोस्तों, है ना, उसका आपको कम करना है या ख़त्म करना है उस कचरे को, तो क्या रासायनिक उपचार कौन सा नहीं है? उदासीनीकरण, भारी धातु अवक्षेपण, ऑक्सीकरण। देखो उदासीनीकरण में भी हम अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया करवा देते हैं, कचरा कम हो जाता है। भारी धातु अवक्षेपण यानी कि हैवी मेटल्स, यानी कि आपके पास में ऐसा कचरा जिसके अंदर कोबाल्ट, लोहा और तांबा, जस्ता, ये सब धातुएं हैं, तो केमिकल्स डाल करके उन धातुओं को अपन पैंदे में बिठा देते हैं, तो ये भी रासायनिक उपचार है। दूसरा भारी धातु अवक्षेपण, ऑक्सीकरण के कारण भी हम अपशिष्टों का रासायनिक केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, वेस्ट का। अनुकूलन इसमें
नहीं है, अनुकूलन अलग चीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में कौन सी विधि परमाणु कचरे के निपटान के लिए उपयोगित है? पहला ऑप्शन इसमें सही है, भूमिगत निपटान, यानी कि जमीन के अंदर मान लो बहुत गहरा गड्ढा खोद करके जो यूरेनियम, थोरियम, सीजियम जैसे परमाणु कचरा होता है ना, इनको अपन दबा सकते हैं। तो भूमिगत निपटान या भूमिगत निस्तारण पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में कौन सा कथन अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित नहीं है? यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो देखो यहाँ पर अस्पताल के कचरे को जलाना होगा, ये बिल्कुल सही है। अस्पताल में जो मेडिकल वेस्ट होता है ना, ठीक है, उसको 1000 डिग्री सेल्सियस पे जला देंगे तो हमारे पास कचरा कम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में कौन सा जलवायु परिवर्तन संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, ये जापान के शहर क्योटो में हुआ था 1997 ईस्वी में। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 39, ओजोन परत निम्न में किस वायुमंडलीय सीमा में पाई जाती है? यानी कि वायुमंडल सीमा आपको पूछा है, लिमिट पूछा है, तो 15 से लेके 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है 39 में, थर्ड। अब दोस्तों 40 से 50 सवाल और बचे बस। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में कौन सा मनुष्य में चर्म कैंसर और मोतियाबिंद का कारण होता है? ठीक है, स्किन कैंसर और मोतियाबिंद हो सकता है तो पराबैंगनी किरणों से हो सकता है, और पराबैंगनी किरणों से कौन बचाता है? ओजोन परत। तो पहला ऑप्शन इसमें ठीक था। क्वेश्चन नंबर 41, वायु ब्रैकेट में निवारण यानी कि प्रिवेंटिव और प्रदूषण नियंत्रण, पॉल्यूशन कंट्रोल अधिनियम यानी कि एक्ट किस वर्ष में लागू हुआ था? तो भारत सरकार ने 1981 ईस्वी में ये एक्ट लागू किया, दूसरा ऑप्शन ठीक था। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो कि पर्यावरण से संबंधित जो मामले होते हैं ना, तो उनका त्वरित निपटान करता है, तो इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय पूछा नई दिल्ली, इसमें दूसरा ऑप्शन ठीक था। क्वेश्चन नंबर 43, पर्यावरणीय सुरक्षा प्रावधान हमारे संविधान के किस वर्ष में लाए गए? दोस्तों आपको पता है 1976 इसका सही ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 34 में फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 44, रोग की उत्पत्ति के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हेतु विज्ञान। अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में देख लेना, एटियोलॉजी कहते हैं कि रोग है किस कारण से हुआ है, वो कहाँ से पैदा हुआ है रोग, तो एटियोलॉजी हेतु विज्ञान कहते हैं उस अध्ययन को, पहला ठीक था इसमें। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में कौन सा ताज ट्रेपीजियम जोन में स्थित नहीं है? दोस्तों ताज ट्रेपीजियम जोन एक ऐसा इलाका होता है जिसमें ताजमहल को बचाने के लिए उसके चारों तरफ एक अपन जोन बना देते हैं, ठीक है। तो ईंट भट्टे, मथुरा तेल परिशोधनशाला और फिरोजाबाद का कांच उद्योग ये तो शामिल है, लेकिन सहारनपुर की चीनी मिलें उसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड है, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, बाढ़ की वजह से 2/3 वैश्विक मृत्यु का परिणाम कौन से देशों में गिना जाता है? दोस्तों भारत और बांग्लादेश में है ना 2/3 मृत्यु हो जाती है बाढ़ के कारण, तो ऑप्शन नंबर 2 सही था इसमें। क्वेश्चन नंबर 47, शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली एक संकरी घाटी है, नैरो वैली एक, यह किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ये केरल में है शांत घाटी और ये कुंठी नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में कौन से समुदाय में प्रबंधन की मजबूत समझ नहीं है? शहरी समुदाय में जो प्रकृति से संबंधित जो चीज़ें होती है, मैनेजमेंट होता है कि प्रकृति को कैसे बचाना है, इसकी बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, सुदूर क्षेत्र में स्वामित्व मिलन है। दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं ना, सरकारी अधिकारी वो गांव के दूर दराज इलाकों में जाकर के इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है, जो भी लैंग्वेज उनको समझ में आती है वहाँ पर पर्यावरण से संबंधित नीतियों और कानूनों को बताते हैं। इसको दोस्तों को प्रक्रियात्मक क्षमता या कार्य विधिक क्षमता भी आप कह सकते हो। 49 में ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, एनविस का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों एनविस एक भारत सरकार का एक पहल, एक इनिशिएटिव है। तो एनवीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। पर्यावरण की जागरूकता बढ़ाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए एनविस पहल लाई गई है भारत सरकार के वन, जलवायु और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों अपन ने बहुत सक्सेसफुली और बहुत हैप्पीली इस आंसर की क्वेश्चन पेपर को देखा है, समझा है, और कितने नंबर आए आपको ईमानदारी से बताना है, ठीक है। और अच्छा लगा तो कमेंट करना है, बहुत अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि वो भी अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसके आंसर की मिला सकें, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।